हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको हमने विद्युत रासायन श्रेणी के बारे में बताया हुआ था। विद्युत रासायन श्रेणी क्या होती है उसे याद करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ था, साथ ही साथ उसके क्या लक्षण थे ये बताए थे और उस पर आधारित प्रश्न बताए थे। तो कुछ विद्यार्थियों को उसमें कुछ क्वेश्चंस भी मैंने दिए हुए थे और अभी हो सकता है आप लोगों के पास वीडियो पहुंचा ना हो। जिन लोगों के पास पहुंचा होगा या तो उनको आंसर आ नहीं रहा होगा। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। और जितने लोगों के पास वीडियो पहुंच चुकी है या मान लीजिए विद्यालय से भी आपके पास पहुंची नहीं है, क्योंकि जब ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है उस टाइम तक अभी तक किसी भी विद्यार्थी का आंसर नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो अगर इसके बाद भी आपके पास पहुंचता है वीडियो तो आप लोग उसका आंसर जरूर करिएगा। और फिर इसके बाद जो आगे रूल आपको बताए जा रहे हैं आज वो ध्यान से सुनिएगा सब। ठीक, और वीडियो को जो बताया जाता है सभी लोग अंत तक देखा करें। इसमें यदि कुछ डाउट्स रहते हैं तो उन्हें जरूर बताया करें ताकि उसको समाधान जल्द से जल्द किया जा सके। एक बात और, जो भी चैनल पर नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक भी करें और अपने मित्रों के साथ उसे शेयर भी करें। तो चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, और लास्ट टॉपिक है आज का कोरिजन मीन्स संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना है संक्षारण से बचाव क्या होते हैं, और इसमें एक गैल्वनीकरण प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। साथ साथ आपका एक एलॉय मिश्र धातु, बहुत छोटी छोटी डिफिनेशंस हैं, बस केवल आपको इसको ध्यान से सुनना है और चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले हम कोरिजन मीन्स संक्षारण। है ना, कोरोजन जैसे ये एक आपके डेली लाइफ में इवेंट, एक ऐसा इवेंट है जो डेली लाइफ में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। जैसे आप सभी के घर पे कुछ ऐसे आयरन की वस्तुएं होंगी या कुछ ऐसे मान लीजिए क्रोमियम के हैं, कापर के हैं, और भी कैसे ऐसे कई आपने प्लेसेस पे देखे भी होंगे कि उन पर क्या होता है कि अलग अलग ढंग के कलर्स आ जाते हैं या उन पर अलग तरह की एक कोटिंग बन जाती है। वो चीजें क्या होती हैं, वो कैसे फॉर्म होती हैं। जैसे यदि हम आयरन की बात करें आपसे, तो आयरन क्या होता है, जैसे ही अगर उसे खुले वायु में या नमी में रख दिया जाता है तो उसके ऊपर ऑक्साइड की एक पतली सी परत बन जाती है जिसे आप आयरन ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, उस ऑक्साइड बनने की वजह से जो उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत बन जाती है वो आपकी कहलाती है जंग। यानी कि लोहे पर जो जंग लगती है वो आयरन ऑक्साइड की रहती है, Fe2O3 और साथ में नमी। यानी कि लोहे पर जंग लगने के लिए नमी के साथ साथ वायु का होना भी आवश्यक है। बिना अगर उसमें वायु ही है केवल, नमी नहीं है, तो जल्दी से वो ऑक्सीकृत नहीं हो पाती है, इसलिए उसमें नमी का भी होना अनिवार्य है। तो एक तरह से अगर कहा जाए कि जो जंग का फार्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2O, यहाँ नमी डिपेंड करता है कैसे प्लेस पे रखा गया है, वहां पे कितने अमाउंट में आपकी जो मॉइस्चर है या कहा जाए वहां वाटर के पार्टिकल्स है वो कितनी मात्रा में है, वो चीजें डिपेंड करती है। इसलिए यहाँ पे X से लगा दिया गया, कुछ भी संख्या हो सकती है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है और भी आ सकते हैं। बस आप यहाँ समझते हैं XH2O, मतलब कि वहां पे एक्सेस मात्रा यानी कोई लिमिटेड नहीं है। अब दूसरी चीज आपने देखी होगी, जैसे घरों में आपकी टोटियां वगैरह लगी होती हैं तो उसमें आपने देखा है क्या कि कभी कभी उस पर ग्रीन कलर की कुछ परत बन जाती है ना। अगर लंबे समय से वहां से पानी रिस रहा है या टपक रहा है तो क्या होता है कि उस पर हरे रंग की एक कोटिंग बन जाती है, और उस कोट जो वहां पे तैयार होती है, जो कोट बनता है वो रियल में जो रहता है वहां पर, अगर हम कहें कि वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वो उसमें उपस्थित
जो क्रोमियम्स रहते हैं, क्या क्रोमियम रहता है, उसके साथ वो रिएक्ट करता है और क्रोमियम कार्बोनेट बना लेता है। साथ साथ अगर वो कॉपर की रहती है, कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है वो, तो ऐसे में कॉपर कार्बोनेट जब बन जाता है तो उसका कलर वहां पे जो दिखाई देता है आपको, वो हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक है। और ऐसे ही आप अगर बात करें किसी अदर, जैसे आप मान लीजिए स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की अगर हम बात करते हैं, तो उसका कलर भी आपने देखा होगा कि वो हरा हो गया। तो जो एक स्टाइलिश रूप में देखा होगा आपने, अमेरिका की सबसे फेमस स्टैचू है वो, तो लिबर्टी ऑफ स्टैचू, जो कि एक तरह से कहा जाए अमेरिका की जो पहचान होती है, जो आइडेंटिफाई उसका करता है, वो उसी की तरह मानते हैं। जैसे अपने भारत में है अभी जो बनी हुई है इसका ताजमहल, आप देख लीजिए, इसकी पहचान, भारत की जब भी पहचान की बात की जाती है तो उसमें इसका नाम सबसे पहले आता है। और अभी जो जल्द में कहा जाए इसके जो सिस्टम्स देखे गए हैं, उनमें ये बताया जाता है कि उसकी परत जो है, मतलब संगमरमर की जो परतें हैं, उस पर हरे रंग की कोट बनती जा रही है। तो जो हरे रंग की कोट बन रही है उसमें किसी तरह से कुछ प्रदूषण के माध्यम से, और साथ साथ उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो SO2 का है, सल्फर डाइऑक्साइड का है। ठीक है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो कॉपर का कलर्स है, वहां पर वो बताया जा रहा है आपको कि वो हरे रंग का वहां पे दिखाया जा रहा है जब वो कॉपर कार्बोनेट के रूप में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स आपने देखे भी होंगे और देखने को मिलेंगे भी आपको। तो सबसे पहले हमें यही जानना है कि संक्षारण होता क्या है। यानी संक्षारण होने के लिए वहां वायु का और साथ साथ नमी का, क्योंकि वायु में कई चीजें रहती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, CO2 हो गया, इसके बाद फिर H2S हो गया, कई गैसेस रहती हैं, कई अमाउंट, उसमें जो ढेर सारे सब्सटेंस रहते हैं वो मैक्सिमम अमाउंट में रखे रहते हैं, मतलब उपलब्ध रहते हैं। तो इन चीजों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं संक्षारण में ये काफी यूज करते हैं, इनका प्रयोग होता है। तो संक्षारण है क्या, सबसे पहले मुझे ये जानना है। तो कहा जाता है वायु अथवा जो उसमें कहा जाए ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन कंपलसरी भी रहती है वहां पे कहीं कहीं, तो वायु और नमी की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना, समझ रहे हैं? वायु और नमी की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना या क्षरण होना ही संक्षारण कहलाता है। ठीक है। तो मतलब वहां पे क्षय होने का मतलब नष्ट होना, ये उसका तात्पर्य है। तो कहा क्या जा रहा है परिभाषा इसकी संक्षारण की, वो ये बताई गई आपको कि धातुओं का धीरे धीरे वायु और नमी की उपस्थिति में नष्ट होना या क्षय होना ही संक्षारण कहलाता है। अब अगर आयरन के संक्षारण की बात आपसे की जा रही है, तो जैसे मान लीजिए आपको लोहे की 2 कील दे दी जाए और उसे आप ऐसे से माध्यम में रख रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक में आपने रख दिया जिसमें ऑक्सीजन और नमी जल है, साथ साथ उसमें ऑक्सीजन भी आ रही है, और उसमें लोहे की कील को आपने डुबो दिया। ठीक है, आधी मात्रा में उसका डुबो दिया। फिर क्या करते हैं, एक ऐसी टेस्ट ट्यूब आप लेते हैं जिसमें ऊपर से आप बंद कर देते हैं, उसमें जल भर दिया, उसमें नमी तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। और तीसरा एक कोई लेते हैं आप कैल्शियम क्लोराइड का, वो भी एनहाइड्रस, जिसमें नमी नहीं होती है, उसमें रख दिया। तो आप रिजल्ट क्या देखेंगे 2-4-10 दिनों के बाद कि जो नमी और साथ साथ वायु वाले युक्त वाले आपके टेस्ट ट्यूब है जिसमें आपने इसको टेस्ट करने के लिए लिया हुआ है, वो क्या होगी, जल्दी से रेस्ट हो जाएगी, अर्थात उस पर जंग लग जाएगी। बाकी अदर दोनों पे नहीं लगता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर वो पूर्ण रूप से वाटर में डिजॉल्व भी है और ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है वहां पे, तो वहां क्या होता है, जल्दी से उसका क्षरण नहीं होता है। और जहां एनहाइड्रस मतलब कि निर्जलीकृत है, वहां पे नमी है ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि उसका संक्षारण नहीं हो पाता है। ठीक है। तो संक्षारण आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है क्या, कि धातुओं का धीरे धीरे वायु और नमी की उपस्थिति में नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। ठीक है, चीजें समझ रहे हैं आप। फिर इसके बाद अगर आप बात करते हैं कि संक्षारण से बचाव क्या है, तो संक्षारण से हम कैसे बचा सकते हैं, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल सभी के पास होता है, सभी लोग इसको देखते भी हैं। सबसे पहला एक जो है वो पेंटिंग करना, धातुओं के ऊपर पेंट की एक लेयर चढ़ा देना, एक लेयर लगा देना। तो
तो जब वो पेंटेड कर देते हैं आप, तो उस पर क्या होती है, एक पतली सी लेयर बन जाती है। जब लेयर बन जाती है तो जो मेन आपका मेटल होता है उसके ऊपर ऑक्साइड का या नमी का कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ता है, इस कारण से उसका संचारण नहीं हो पाता। यानी कि सबसे पहला बचाव क्या वहां पे, उसके ऊपर पेंट करना। अब कुछ आप ऐसे भी देखते हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जो आयरन के बने होते हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी भी चीज की चैन वगैरह देखिए आप, तो क्या करती है, एक दूसरे में अटैच रहती है। अगर उनमें क्या हो, जंग लग जाए तो रन नहीं करेंगे ना। तो उनमें क्या करना है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए आप उस पर ग्रीस लगाते हैं, है ना। क्या करते हैं, ग्रीस लगा देते हैं। यानी कि ग्रीस या तेल लगा करके भी आप उसका संचारण रोक सकते हैं। ठीक। फिर अगला है, एक आपने देखी होगी, जैसे टीन सेट वगैरह को देखा होगा, उसके ऊपर से एक पतली सी लेयर लगी होती है जो जिंक की होती है। वो बहुत ही चमकता भी है, एकदम पतली सी लेयर होती है। तो यानी कि जिंक की लेप लगा के आयरन की धातु जो होती है उसके ऊपर जिंक धातु की एक पतली सी परत लगा करके भी आप क्या कर सकते हैं, उसको संचारण से बचा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर एक प्रक्रिया आपको और बता दी गई, वो है एसद लेपन की। किसकी, एसद लेपन, जिसको आप गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण क्या अगर अलग से पूछा जाता है आपसे, तो बताना यही है कि आयरन धातु की सतह पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया ही कहलाती है एसद लेपन, या उसे ही गैल्वेनीकरण आप कहते हैं। अब ये तो होगा संचारण से बचाव या उसकी सुरक्षा, मतलब ऐसे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो बात आती है आगे, कुछ ऐसे एलॉय भी होते हैं, एलॉय बना करके भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से संचारण को रोक सकते हैं, उसका संचारण नहीं हो सकता वहां पे। जैसे अभी हम बात करें शुद्ध आयरन की, चूंकि आयरन 3 तरह के होते हैं, एक होता है ढलवा, दूसरा होता है पिटवा, और एक जैसे आपसे कहा जाता है उसमें कच्चा। ठीक, एक कच्चा होता है, एक ढलवा होता है, और एक आपका पक्का कहा जाए, सबसे जो अच्छा रॉड आयरन जिसको कहते हैं आप, वो होता है पिटवा लोहा कहते हैं उसे। तो जो पिटवा लोहा होता है, सबसे लोहे में सबसे शुद्धतम रूप जो होगा वो पिटवा लोहा का ही होता है। यानी कि लोहे में जो बताया गया वो 3 तरह के, एक कच्चा लोहा, एक ढलवा लोहा और एक पिटवा लोहा। तो पिटवा लोहा जो आपका होता है वो सबसे शुद्ध लोहा माना जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम आपसे बात करें कि जो पिटवा लोहा आपको दिया जा रहा है या कहा जाता है, तो वो शुद्ध रहता है, उसमें बहुत कम मात्रा में अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, और अगर उसमें हम कार्बन की थोड़ी सी मात्रा मिला दें तो क्या होता है, एक एलॉय बन जाता है, क्या, मिश्र धातु बन जाता है। तो मिश्र धातु को वैसे हम आप डिफाइन करना चाहें यहाँ पे, तो ये कहता है मिश्र धातु की परिभाषा कि उसमें जब 2 या 2 से अधिक धातु या अधातुओं को एक निश्चित अनुपात में, यानी कि जो इसका समांगी मिश्रण होता है, 2 या 2 से अधिक धातुओं या अधातुओं को, या 2 या 2 से अधिक धातुओं या अधातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक, चीज समझ में आ रही है आपको, क्या कहा जा रहा है, 2 या 2 से अधिक धातुओं या अधातुओं के समांगी मिश्रण को आप मिश्र धातु कहते हैं। इसके एग्जाम्पल ढेर सारे हैं आपके पास, जैसे कि रोल्ड गोल्ड, जिसको आप कृत्रिम गोल्ड के नाम से जानते हैं। दूसरा आपके पास है इसमें पीतल, तीसरा कांसा, जर्मन सिल्वर ना, ऐसे स्टेनलेस स्टील, कई ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं जो कि किस में आते हैं, एलॉय में आते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। पहले संचारण आपको बताया गया, संचारण से बचाव बताया गया, फिर एसद लेपन बताया गया जिसको आप गैल्वेनीकरण कहते हैं, और उसके बाद आपका आता है यहाँ पे जो एलॉय यानी कि मिश्र धातु के बारे में आपको बता दिया गया। तो इस चैप्टर में आपके जितने टॉपिक्स थे उनके बारे में हमने आपसे डिस्कशन कर लिए हैं, और यदि हो सके जितनी चीजें आपको बताई गई हैं, है ना, सब लोग उसे अच्छे से रिवाइज करें। कुछ अगर कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं इस चैप्टर में तो आप जरूर बताइए, ताकि उसका सोल्यूशन आपको दे दिया जाए। हम आगे जो आपसे डिस्कस करेंगे, ये चैप्टर तो आपका समाप्त हो ही चुका है, अगले चैप्टर के जो डिस्कशन करनी है हमें आपसे, आप लोग अगर अपने ओपिनियन देते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं, तो चाहिएगा आप कार्बनिक का पढ़ना चाहें तो उसे पढ़ा देते हैं, या फिर आप तत्वों का वर्गीकरण पढ़ना चाहें तो उसे पढ़ा देते हैं। ठीक है, जो आपका मन करता हो, जो आप सोचे हुए हो कि हमें अगला चैप्टर यही पढ़ना है, तो मैं उसी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है,
तो इस चैप्टर में बाकी अब कुछ बचा नहीं है आपका, मेरी समझ से जो नए सिलेबस के अनुसार है उतनी चीजें आपको बता दी गई हैं। इसके बावजूद भी यदि कुछ मुझसे छूट जाता है तो आप जरूर बताइएगा, उसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दिया जाएगा। आज का ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट है, थोड़ा सा छोटा है, इसका यही रीजन है कि टॉपिक अब ज्यादा है ही नहीं इसमें। तो अब नए चैप्टर को जोड़ने का मतलब इसमें क्या हुआ कि वीडियो और थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, है ना। तो आज का वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट ही है, तो आप लोग इतना ही देखिए, और जो भी कुछ दिक्कत होती है, कुछ डाउट्स अगर इसमें रहते हैं आपके, तो उन्हें जरूर बताइए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।